हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द स्पेशल सीरीज, लास्ट मिनट सीरीज है फॉर द 10th क्लास साइंस पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। सेक्शन ये है आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई पी क्यू आर। ठीक है, इसको आप बैलेंस करोगे। ये मैंने ऑलरेडी आपकी पी वाई क्यू जब बैलेंसिंग सिखाई थी उसमें ये डिस्कस हो चुका है। ऑप्शन ए फर्स्ट का है, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको मैचिंग करना है। ठीक है, मेटल्स और उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट का जो फर्स्ट है मेटल एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन सा है आपका? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ए का थर्ड हुआ। तो ए का थर्ड जो आप ऑप्शंस में देख रहे हो दैट इज इन ऑप्शन बी एंड डी। नेक्स्ट आप देख रहे हो मेटल दैट मेल्ट ऑन कीपिंग योर पाम, तो गैलियम है। ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा रिएक्ट करता है? तो आपका मैग्नीज है। मेटल दैट कैन नॉट डिस्प्लेस, तो आप जब सीरीज कराई हुई रिएक्टिविटी सीरीज आपको केदारनाथ का वो कालू जीरा फीका पकाता है, उसके बाद है के बाद जो मेटल आएगा दैट आर गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम। तो उसमें से आपका जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं दैट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो गोल्ड के साथ बी का ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड का बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया है, उसके बेसिस पे आपसे सॉल्यूशन पूछा है। तो आप ये सॉल्यूशन जो देखोगे इसका आंसर है CO2 इन वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब में आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, लेकिन लास्ट वाले में आपका हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं है। और अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बेसिस पे ही आपका बल्ब जो ग्लो करता है। ठीक है, बल्ब क्यों ग्लो करेगा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर करंट फ्लो करेगा तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, तो करंट नहीं फ्लो करेगा इन CO2 इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका ए सॉल्यूशन है वो पिंक हो रहा है, तो आपको सॉल्यूशन टर्न्स पिंक और वो डिसअपियर हो रहा है पिंक कलर ऑन एडिशन ऑफ बी। तो ए और बी मतलब कि ए क्या होगा? आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा और आपका बी आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो उसके बेसिस पे फोर्थ का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है आपको इसमें। ठीक है, इसमें आप देखो लेड पाउडर और आपको कॉपर सल्फेट दिया हुआ। ठीक है, लेड प्लस कॉपर सल्फेट। तो आप देख रहे हो इसमें जो ये है लेड, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सिक्स। सिक्स क्वेश्चन में आप जा रहे हो, मूव ऑन कर रही हूँ। सिक्स क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया और आपसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पूछा हुआ। ठीक है, जब आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे x 2 + 8 + 7 17 आ रहा है, x 17 आ रहा है और y आपका 12 आ रहा है, z आपका 10 आ रहा है, तो उसके बेसिस पे जो आपकी प्रॉपर्टीज के हम देख रहे हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल के, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और जो नॉन मेटल होते हैं दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके बेसिस पे सिक्स्थ का सी इज द करेक्ट वन। सेवंथ क्वेश्चन में आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया। ठीक है, एंडोथर्मिक क्या होता है? इसमें हीट रिलीज होता है। अब आपको पता है कुकिंग ऑफ फूड में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो सेवंथ का बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सेलुलर आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एटीपी किसमें मैक्सिमम होंगे? ठीक है, एटीपी के साथ साथ आपके जो अदर प्रोडक्ट बनते हैं आपका CO2 इन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, ये आपने करा हुआ है। जब आपका ग्लूकोज का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन होता है तो आपका वो एटीपी प्लस CO2, क्योंकि आपका ये ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, फर्दर वो किसमें रिलीज होगा? आपका CO2 और वाटर में। तो एट्थ का डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका स्टेजेस ऑफ सर्कुलर आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पूछा है। कौन सा पार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा देता है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें पूछा कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी वो आगे बॉडी को सप्लाई होगा, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाइन्थ का बी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है हार्बीवोर्स का अडेप्टेशन। ठीक है, सेलुलोज के लिए जनरल आपने पढ़ा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हार्बीवोर्स में। क्यों? क्योंकि उन्हें जो सेलुलोज में क्या होता है, ग्रास खाते हैं, वो ग्रास में सेलुलोज होता है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए उनका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो स्टमक में जो जो पेट में है वो खाना रहे और उनको डाइजेशन प्रॉपर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेरिब्रल डिसफंक्शन। ठीक है, सेरिब्रल अगर डिसफंक्शन हो जाए तो कौन सी पेशेंट पे क्या क्या डिस्टर्बेंस होगी? तो इसका आंसर है सेरिब्रल आपका किस लिए रिस्पांसिबल होता है? पोस्चर एंड बैलेंस के लिए। तो 11th का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन कि स्नेल्स में आपने बिगनिंग करी है मेल के साथ, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण वो फीमेल में ग्रो करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका आंसर है 12th का डी, कि उनका सेक्स जेनेटिकली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन कर रहे हैं। रे इंसिडेंट है कनकेव मिरर में और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। ये आपका 13th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसके बेसिस पे देखोगे कनकेव मिरर है आपका, तो आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन पास करेगी और इंसिडेंट ऑब्लिकली, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज योर 0। ठीक है, तो 13th का बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव ऑन कर रहे हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है और आपसे ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आपने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, विबग्योर पढ़ा हुआ है। तो वॉयलेट और रेड, ए आपका रेड है और बी आपका वॉयलेट है, तो उसके बेसिस पे 14th का सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है आपकी। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना आपको। एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम। प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, बिकॉज क्यों होती है? इसके जो ऑप्शंस दिए हैं उसके बेसिस पे आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 15 का सी, कि वो लाइट एनर्जी का 10% करते हैं। ऐसा नहीं होता, दे एब्जॉर्ब द 100% ऑफ द एनर्जी। नेक्स्ट लेवल पे 10% जाती है। ठीक है, जो आपने यूट्रिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, यूट्रिफिकेशन, उसमें ये आता है, ये लॉ होता है कि 10% का आगे फर्दर ट्रांसफर होता है हर एक लेवल पे। ओके, तो 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आपका रोल नहीं पूछा है, नॉट द रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का इनमें से कौन सा रोल नहीं है? तो 16 का करेक्ट आंसर है इज योर इनरिचमेंट ऑफ। 16 का बी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। ये इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं।
ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर रहे हैं 17th के, कि डाइल्यूट HCl को हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, एक्स सब्सटेंस था, उसने कलरलेस गैस पॉपिंग साउंड के साथ बर्निंग मैस्टिक के साथ प्रोड्यूस करी। तो एक्स मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। तो 17 का सी इज द करेक्ट वन, कि ए तो ट्रू है बट आर इज फॉल्स। एक्स मेटल है दैट डजंट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। ओके, बिकॉज फॉर द डिस्प्लेसमेंट दे नीड कलरलेस गैस है ना, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ रिएक्शन करती है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आना था, बट दिस इज नॉट इन द सोल्यूशन। तो 17th का करेक्ट वन इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं सेल और जर्म सेल में, वो सेम नहीं होते। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपके? एक 23 वैसे होते हैं, एक आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो आपके जर्म सेल्स के कंबाइन करने पे दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 18th का बी। ओके, 19th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 19th क्वेश्चन आपका कन्वेक्स मिरर और उसकी इमेज के बारे में बताया हुआ है, वो वर्चुअल होती है, ठीक है, ये ऑप्शन। और 19th का बी रीजनिंग दी हुई है इसकी, कि साइन कन्वेंशंस के कारण इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर ट्रू बट दिस इज नॉट द 19th का भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इसमें लाइंस के बारे में बताया हुआ कि लाइंस अफेक्ट नहीं करते फूड चेन को, ऐसा नहीं है। लाइन इज अ कार्निवोर, कार्निवोर पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा कि ए आपका फॉल्स है, रीजनिंग आपकी सही है। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं आपके सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में फर्स्ट 21 क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप, ठीक है। इसमें आपने दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, दोनों आप रिएक्शंस देख रहे हो। फर्स्ट आपका जो रिएक्शन है आपको उसका रीजन, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। फर्स्ट आप देख रहे हो एल्यूमिनियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, किसका एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बी पार्ट आप देख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका सेकंड नेम क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे एलिवोली और नेफ्रॉन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे। एलिवोली ये आपका बैलून लाइक होता है, या लंग्स के ब्रोंकाइल के एंड पे होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है आपका? नेफ्रॉन इज अ पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी के लिए होता है ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इन किडनी। ओके, नेफ्रॉन का ये आएगा। नेक्स्ट इसके फंक्शन पूछो है, जो आपका एलिवोली है, एलिवोली आपका क्या काम करता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एलिवोली का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 और ऑक्सीजन का आपस में एक्सचेंज करवाता है इन द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, और नेफ्रॉन क्या करता है आपका? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फॉर्म यूरिन, दिस इज द फंक्शन ऑफ योर नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 कर चुके हैं, नेक्स्ट 23 है, ठीक है। आपको ग्लूकोज के सिंथेसिस में जो प्लांट्स में ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है उसके पार्ट स्टेप्स लिखने हैं और स्पेशल फीचर बताना है डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं इस रिलेटेड प्रोसेस से। इसका आंसर है, सबसे पहले आप ग्लूकोज का सिंथेसाइज कैसे करते हो इसके स्टेप्स में लिख रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपकी लाइट को ऑब्जर्व करेगा। सेकंड आपका फंक्शन स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। सेल्युलर एमाइलेज है, ये क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए यूज होता है सेल्युलर एमाइलेज। पेप्सिन क्या करता है? दिस विल डाइजेस्ट प्रोटीन, जो स्टमक में प्रोटीन होता है, प्रोटीन इन डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, ठीक है, स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपका कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किसमें? एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड। नेक्स्ट लाइपेज है, लाइपेज आपका कॉम्प्लेक्स शुगर को, जो आपका आपने स्टार्च खाया होता है कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है आपका लाइपेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको एक फिगर दी हुई है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करें क्वेश्चन पे। इसमें सबसे पहले पूछा है आपसे कि विच टाइप ऑफ लेंस, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, और आपसे पूछी हुई है कि डिस्टेंस है ये इमेज का, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो आपको इमेज मिल रही है वो आपको इस साइड मिलेगी, ये आपको बहुत बिग इमेज मिल रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन आपको बिग इमेज मिल रही है। लेंस आपका कन्वेक्स लेंस है, इमेज कैसी मिल रही है आपको? वर्चुअल। और आपको यहाँ पे v की दी हुआ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपॉन यू इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, और ये आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है 2, तो आपको v पता है, u निकाल सकते हो, u क्या होएगा? v बाय 2, और v आपको दिया हुआ है 30 बाय 2 15, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आपका इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u की वैल्यू क्या आई आपकी? u इज -15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये एक आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, एक्स और वाई और 230 वोल्टेज दी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये आपको 3.5 करंट एक्स के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है, और ये आपको एक्स और वाई पैरेलल लगे हुए हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स, एक्स में आपको पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। वी आपको 230 दिया हुआ है, करंट आपको 3.5 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा पावर 850 वॉट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। सेकंड पार्ट में आपको रेजिस्टेंस दी हुई है एक्स की डबल है, और आपसे वाई के अराउंड करंट पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे?
सबसे पहले आपको पता है, आपने जो फॉर्मूला करा ओम्स लॉ, वीर V इज इक्वल टू आई आर, वीर के थ्रू कराया हुआ है, तो आप यहाँ से देख रहे हो आई इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस एक्स की डबल दिया है वाई की, मतलब वाई की रेजिस्टेंस इज हाफ ऑफ एक्स, तो इससे आप निकाल सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल होगा, तो 3.5 एक्स के अराउंड है, तो वाई के अराउंड करंट कितना आएगा, डबल, 2 इंटू 3.5, तो आंसर आया 7 एम्पियर। ओके, तो ये मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है, ओम्स लॉ, उसके बेसिस पे मैंने ये रिलेशन निकाला है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। और का बी पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको एक्स और वाई, आर और 2 आर इनकी रेजिस्टेंस दी हुई है, आई करंट दिया हुआ है। अगर एक्स और वाई आपके पैरेलल में लगाते हैं तो आपकी पावर क्या आएगी, P1, ठीक है, सीरीज में P1 पावर है और पैरेलल में आपकी P2 पावर है। आपको P1 और P2 की रेशियो पूछी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे जब सीरीज में है। फर्स्ट केस में आपको जब सीरीज में है तो आपकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, सीरीज में आपकी रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस R2, तो R प्लस 2R कितना हो गया, 3R, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आ गई 3R। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, V अपॉन P1 सीरीज में V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो R कितना आपका 3R, तो P1 की वैल्यू आपकी ये आ गई। नेक्स्ट P2 पैरेलल में निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में इनको आप कनेक्ट करते हो तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका R डैश रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 3 2R बाय 3। तो P2 पावर निकालोगे P2, तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 3V स्क्वायर अपॉन 2R। आपसे पूछा P1 बाय P2, इस सारे को P1 ये है, P2 आपकी वैल्यू ये आई, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी P1 बाय P2 आएगी 2/9। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी का ये आपका और का है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव ऑन कर रहे हैं। 26 में एक ये आपको कार्टून दिया हुआ है, ठीक है, इस कार्टून के बेसिस पे आपसे पूछा हुआ है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आप इसमें देख रहे हो कि पेस्टिसाइड्स को इन एक्वेरियम पे, और सॉरी ये वाटर बॉडी और आपकी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जो इफेक्ट होता है वही आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये लास्ट जो चैप्टर है आपका उसमें से है ये आपका। तो इसमें से आप क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स रिजल्ट्स इन हेल्थ कंसर्न, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो रहा है यहाँ पे आपकी फील्ड में भी हो रहा है और वाटर बॉडी दोनों के अंदर आपका एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो रहा है, उसके कारण आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि फिशेस को आप खाते हो और क्रॉप्स को भी आप खाते हो, बोथ विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेक्शन सी पे मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें अनिरुद्ध ए पार्ट है, इसमें अनिरुद्ध ने 2 मेटल ऑक्साइड के लिए, एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन ये फॉरगेट कर चुका है इन्हें लेबल करना, तो आपको ए और बी बताना है, ठीक है। आप इसको डिफरेंस के बेसिस पे देख सकते हो। जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा Al2O3 और मैग्नीशियम, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जो एल्यूमिनियम है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इट इज नो चेंज टू द, इट गिव्स नो कलर टू द लिटमस, ठीक है। अगर रेड और ब्लू लिटमस चाहते हो इट विल गिव द नो चेंज, नो कलर टू द लिटमस। अगर आप मैग्नीशियम देखते हो तो मैग्नीशियम आपका बेसिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम आपका बेसिक ऑक्साइड होने के कारण आपका मैग्नीशियम विल गिव द कलर, कन्वर्ट ब्लू टू, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, ये ब्लू में कन्वर्ट होता है रेड लिटमस, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेसिक ऑक्साइड है। ओके, दिस विल गिव यू द डिफरेंस कि आपके पाउडर के आप इस पे टेस्ट को परफॉर्म करोगे, इसके बेसिस पे आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका एक और बी पार्ट है। बी पार्ट में पूछा हुआ है आयशु, इसने 2 सब्सटेंसेस लिए हुए हैं, कॉपर सल्फाइड का, कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ से इन्होंने कॉपर ऑब्टेन करना है। तो इसमें आपसे इक्वेशंस और कैसे आप इसको डिफरेंस कर सकते हो, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सबसे पहले आप जब कॉपर सल्फाइड वाली और लेते हो, ठीक है, Cu2S, तो Cu2S ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2 बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग, कि हमने और को इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन 2 टर्म्स है, लेकिन अगर आप लिमिटेड सप्लाई यूज करते हो दैट इट इज अ रोस्टिंग। हमने रोस्टिंग करी तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। सेकंड स्टेप में हम करेंगे कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन। फर्स्ट में हमने क्या करी है, रोस्टिंग, सेकंड स्टेप में हम करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे, तो आपका कॉपर प्लस, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कार्बन चौक के, कार्बन और कोक, ठीक है, कार्बन और कोक की या हम ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है, तो कार्बन और चौक के प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन करेंगे कॉप्रिक ऑक्साइड का, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने करी रोस्टिंग, सेकंड स्टेप में करी आपने रिडक्शन, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, NaCl वाटर CO2 और NH3 ये सब डाला है आपने, XYZ ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन सी ये आपका रिएक्शन है। इसमें आपको एक्स और जेड सारे कंपाउंड्स के नेम पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर है जो एक्स है आपका, ये आपके एक्स और जेड हैं दोनों प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपसे यही पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपसे पार्ट में पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो सेकंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आप ये देख रहे हो क्या है ये रिएक्शन, योर डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डीकंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट इसका एक और थर्ड पार्ट है,
ABC 3 सॉल्यूशन दिया है और इनका पीएच दिया हुआ है आपको, ठीक है, 6, 8 और 9.5। आपको बताया सबसे ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन किसमें होंगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, योर पीएच। तो आप देखोगे जितना ज़्यादा वैल्यू कम होगी उतने ज़्यादा आपको पीएच की वैल्यू होगी। तो ए में सबसे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आपसे पार्ट में पूछा हुआ है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैसे लिख सकते हो, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी। ओके, नेक्स्ट इसके पार्ट पे मूव ऑन करते हैं, बी पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चंस। ये आपने बी स्ट्रिंग का देखा हुआ है, बेकिंग सोडा क्यों रब करते हैं आप, और बेस्ट करता है तो हम डाइल्यूट विनेगर। ये आपका बी स्ट्रिंग आपका बेसिक होता है, ठीक है। उसके अंदर जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा आपका बेसिक होता है, एसिड स्ट्रिंग में आप बी स्ट्रिंग में आपका एसिड होता है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे फार्मर्स आपका क्विक लाइम के साथ क्यों ट्रीट करते हैं, एसिडिक सॉइल होती है उसको ट्रीट करते हैं क्विक लाइम के साथ। नेक्स्ट है आपका एशियन स्कल्पचर्स, आपके केमिकल्स के कंजर्व करने के लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपको पता है एसिड रेन के साथ आपका जो मार्बल है वो येलो हो जाता है, ठीक है। तो उन सबको प्रोटेक्शन के लिए हम केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें है कि हमें प्लांट्स के रूट्स में लीफ को ना पानी देके अगर हम रूट्स में देते हैं तो प्लांट्स का आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको यूज कर लेता है। तो हाउ डज इट रीच द प्लांट, ठीक है। आपको आंसर इसका ये देना है। जब भी आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, आपको पता है जब आप रूट्स को वाटर देते हो, जब आप नीचे रूट्स को देते हो, दे विल कंडक्ट वाटर थ्रू अ जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू के थ्रू कंडक्ट वाटर थ्रू रूट्स टू शूट, और स्टेम भी लिख सकते हो, रूट टू स्टेम टू लीफ, ठीक है। फूड सिंथेसाइज का होता है, लीफ में होता है। तो रूट टू शूट टू, ये आपका वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है आपका प्लांट बाय द जाइलम टिश्यू, ठीक है। जाइलम टिश्यू होता है जो वाटर कंडक्टिंग होती है, और मिनरल्स कंडक्ट करने के लिए कौन सा आपका टिश्यू होता है, फाइलम। एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी आपकी 4 फैमिली के इंडिविजुअल्स है, ठीक है। ये सारा आपको दिया हुआ है। फादर के अगर लॉन्ग ईयर्स है, मदर के शॉर्ट ईयर्स है, F1 प्योर है आपकी इंडिविजुअल। ये सारा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको लिखनी है रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशंस। आपको इसका F2 का जेनेटिक मेकअप लिखना है। आप कैसे करोगे, L, कैपिटल L इंटू स्मॉल l, और F1 इज इक्वल टू योर L1, ठीक है। F1 क्या है आपके लॉन्ग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना F1, तो F1 आपके डोमिनेंट कौन से, लॉन्ग ईयर्स, और आप L1 इंटू L1। तो आपकी जो रेशियोज आएगी F2 का जेनेटिक मेकअप वो आएगा 1 L/L 2 LL डॉट 1 स्मॉल LL। ओके, दिस इज द जेनेटिक मेकअप। इसका बी पार्ट पूछा हुआ है, अगर यहाँ पे रिवर्स हो जाए, जेनेटिक मेकअप अगर मिक्स हो जाए तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस F2 जनरेशन पे। देन यू कैन ऑब्जर्व कि F2 जनरेशन रिमेन्स द सेम, देयर विल बी अ नो डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हम पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आपको डिफरेंस पूछा है पहले हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, अब मैंने आपको जो ट्रिक करवा रखी है, हाइपरमेट्रोपिया कैसे करवाया, लंबे स्पेलिंग है, मतलब कि ये क्या देख सकते हैं आपके, लॉन्ग स्पेलिंग है। तो दिस कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली, लेकिन डिस्टेंट लॉन्ग है ना नेम में स्पेलिंग, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली बाय हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट बट नॉट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और इसका वाइस वर्सा, मायोपिया में क्या होगा, दे कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को मायोपिया वाले पेशेंट आसानी से नहीं देख सकते, मतलब दूर वालों को नहीं देख सकते। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देख रहे हो, ये देखो इमेज आपकी बहुत दूर बन रही है, तो दूर बन रही है तो आपका कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। डायग्राम बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया है, स्पेलिंग बड़े हैं तो ये आपका दूर वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकता है, लेकिन ये पास वाले ऑब्जेक्ट्स देखो, एंड इसका फोकस पास ही है ना आगे, तो ये पास वाले डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख सकता है बट नॉट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इसका कॉज पूछा हुआ है। इसका कॉज क्या है, फर्स्ट कॉज आएगा इसका आई बॉल का साइज बढ़ना, ठीक है, लेंथनिंग ऑफ आई बॉल। ओके, इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है आपका जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग। ओके, इसलिए वो फोकस नहीं कर पा रहा रेटिना पे, दूर इमेज बन रही है। नेक्स्ट इसमें एक पूछा हुआ है आपसे थर्ड पार्ट में कि कनकेव लेंस है आपका, कनकेव लेंस क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, कनकेव लेंस क्या होता है आपका, कनकेव लेंस इज योर डाइवर्जिंग लेंस। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो और भी ज्यादा दूर बन जाएगी, इसलिए कनकेव लेंस इज नॉट यूज, बल्कि कनकेव लेंस की जगह क्या यूज करेंगे हम, कन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन बताना है रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में। आप क्या देखते हो, रेजिस्टेंस इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इस सारे को कंबाइन करके इक्वल टू का साइन डालते हैं हम, रो इज इक्वल टू L/A। रो क्या आपका, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आता है आपका, ठीक है, लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी, आर इज द रेजिस्टेंस। और आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछी है इसी फॉर्मूला से। तो जब आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है।
इसमें डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक कंपास अगर आपने इस करंट कैरिंग वायर है, इससे दूर लेके जाते हो, तो आपकी मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन होती है, वो कम हो जाती है। और आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि इसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ जो करंट कैरी कंडक्टर है दैट विल एक्ट एज़ इट्स जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जो आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है डिस्टेंस के साथ। तो इसका रीज़न है कि इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि मेंशन कि आप इसका कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो? आप इसका आंसर लिखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी पार्ट का आंसर है कि आप इसको इंक्रीज़ कैसे करोगे? इसका आंसर है यू कैन इंक्रीज़। आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट थ्रू द वायर। जितनी ज़्यादा करंट पास करेगा वायर में उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होएगी। तो आप इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन है वायर के अराउंड कंपास की वो कैसे बढ़ा सकते हो? विद इंक्रीज़ इन द करंट। जितना ज़्यादा आप करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है इसका रीज़न क्या है? व्हाट विल बी द रीज़न व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन पूछे हुए हैं। अब आप जब डायग्राम को देखोगे, यू कैन सी दिस डायग्राम, तो आप देख रहे हो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, राइट हैंड थंब रूल, ओके? तो आप देख रहे हो राइट हैंड थंब रूल में आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? और वही सर्किट में टॉप टू बॉटम करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो आप देख रहे हो जो आपकी फिंगर्स हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है आपकी फिंगर्स। तो जो इसका आंसर क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेक्शन डी का हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कीर्ति और कृषि 2 स्टूडेंट्स हैं। जो कीर्ति है उसने बोला जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन जो कृषि है उसने कहा है अनसैचुरेटेड रिएक्शन भी आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो आपको बताना है किसकी रीजनिंग आपकी वैलिड है। तो कीर्ति की रीजनिंग आपकी वैलिड है, ये सही है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके स्मॉल किसी और एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन सा रिएक्शन करते हैं? एडिशन रिएक्शन अराउंड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड एडिशन रिएक्शन करते हैं, ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो कीर्ति का ओपिनियन सही है। नेक्स्ट ए का ही सेकंड पार्ट पे है, मीथेन और प्रोपेन को हम फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं, व्हाई? क्योंकि ये दे अंडरगो कंबशन रिएक्शन, ठीक है? ये कंबशन रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इन्हें फ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इससे पूछा हुआ है कि लोअर होमोलिगस ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना। लोअर होमोलिगस मतलब इससे प्रोपेन क्या है? 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, लोअर इससे क्या हुआ? C2 मतलब इथेन हो गया, ठीक है? इथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? कैसे बनाओगे आप? इथेन को पहले 2 कार्बन लिखे, ओके? इथे जो डॉट है वो हाइड्रोजन बता रहा है, 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है? और आपके कार्बन एक दोनों कार्बन आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स बना के दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ओके? दिस यू कैन मेक योरसेल्फ आल्सो, ओके? नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपसे बोला हुआ है कि आप ऑक्सीजन और इथाइन को इज बर्न फॉर द वेल्डिंग। इसका रीजन पूछा हुआ है आपसे कि ऑक्सीजन और इथाइन के मिक्सचर को हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, व्हाई? रीजन क्या है? दे विल अंडरगो द कंबशन रिएक्शन, ओके? लेकिन इथाइन और एयर में आपको एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट आपका कम होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूज्ड। प्योर ऑक्सीजन होगा तो कंबशन रिएक्शन इज कंप्लीट कंबशन होगा विद द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग। बट एयर में आपका ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट आपका कंबशन होता है और ये आपको सूटी फ्लेम देता है, ठीक है? धुएं वाली आपकी फ्लेम होती है, और जो आपका ऑक्सीजन वाली होती है आपकी क्लियर ब्लू फ्लेम होती है। नेक्स्ट हम इस पे मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखो बनाना कि ये आपको प्लांटेशन बताइए। तो इसका क्या है? आपका प्लांटेशन का नाम है ये, दिस इज द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन सी है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है? आपको रिप्रोडक्शन की टाइप और उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये मेथड, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ एडवांटेज क्या है इसका यूज करने का। फर्स्ट एडवांटेज है कि आइडेंटिकल ट्रेड्स होती हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है दिस इज फास्टर ग्रोथ, दिस विल शो यू द फास्टर ग्रोथ, बहुत ज्यादा इजीली आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपसे थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ मेल ही फ्लावर्स चाहिए हो, ठीक है? मेल फ्लावर चाहिए तो आपको कौन सा प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है? आप देखो आपने सिलेक्टेड हो गया ना, मेल फ्लावर ही चाहिए या सिर्फ आपको फीमेल या कोई स्पेशल ट्रेट ही चाहिए, तो हम कौन सा पॉलिनेशन करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ओके? अदरवाइज अगर ये स्पेशल थिंग ना मेंशन होती तो इसका आंसर होता आपका सेल्फ, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल चीज पूछी है तो हम इसका पॉलिनेशन कौन सा होगा? क्रॉस। नेक्स्ट आज से पूछा हुआ है पार्ट है कि व्हाई द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस बनाना प्लांट नॉट एब्सोल्युटली आइडेंटिकल इट्स टू पेरेंट प्लांट, ठीक है? ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है? इन्वायरमेंट में जो अफेक्ट करता है वो ड्रास्टिक कंडीशन के कारण, इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड म्यूटेशंस, प्लांट्स में म्यूटेशंस होती है लाइक ह्यूमंस आल्सो, ठीक है? दिस विल टू द रीजंस व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं। 36 क्वेश्चन है, ये आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी 36 क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ठीक है? R2 के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। इसको कैलकुलेट कैसे देखोगे? जितना आप देख रहे हो ये दोनों, ये वाला और ये वाले दोनों आपस में पैरेलल लगे हैं, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज तो सेम रहता है, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वही वोल्टेज R2 की होगी। तो यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू IR। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 6 वोल्ट,
ओके 6 वोल्ट इसका आंसर आया, तो वही R2 के अक्रॉस आपकी वोल्टेज आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 निकालना है आपको। R2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको वोल्टेज ऊपर से पता चल गया, लेकिन करंट आप देख रहे हो इसमें टोटल करंट आपका 2 एंटर कर रहा है, ठीक है। 1.5 तो यहाँ गया, तो बचा वो 2 माइनस 1.5 कितना बचा आपका 0.5। ओके वोल्ट, ये आपकी आ गई करंट की वैल्यू। I2 की वैल्यू लगा लो, ठीक है। ये I2 की करंट की वैल्यू होगी। आपको क्या निकालनी है R2 की वैल्यू, R2 निकालोगे V अपॉन I, V का फॉर्मूला यही यूज होएगा, V इज इक्वल टू IR, V से याद कराया हुआ है ओम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकालोगे V अपॉन I, तो वोल्टेज आपने ऊपर निकाली 6, करंट आपने निकाला 0.5, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, दिस विल बी योर 12 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई आपकी 12 ओम, R2 की वैल्यू आ गई आपकी 12 ओम। ओके नेक्स्ट आपसे पार्ट में पूछा हुआ है R1 की वैल्यू निकालो, ठीक है। जो ये वाला R1 है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्टेज, ठीक है। R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें करंट तो पता है, करंट आपका 2 एम्पीयर दिया है और वोल्टेज अगर पता चल गई तो वही फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है। तो वोल्टेज निकालेंगे सबसे पहले। वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज अक्रॉस R1 कैसे निकालेंगे, V R1 में लिख लूँ शॉर्ट में, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, टोटल कितनी दी हुई है आपके वोल्टेज 12, यहाँ पे लिखी हुई है ना बैटरी से कितनी वोल्टेज है 12, इसमें से जो आपकी यहाँ पे सप्लाई हुई है ये वाली वोल्टेज, ये आप देख रहे हो मैंने आपको पैरेलल में निकाले थे, ये वोल्टेज कितनी आई थी आपकी 6, और इसके अक्रॉस एक और निकालेंगे वोल्टेज, सारे में से इन दोनों की माइनस करेंगे तो इसके अक्रॉस आ जाएगा आपका जो सर्कल किया हुआ है पार्ट, ठीक है। ये वाला R1, तो 6 तो यहाँ से आई थी जो आपने ऊपर कैलकुलेट करी थी सबसे पहले, ठीक है। 6 कैसे करती है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे और इसके अक्रॉस निकालेंगे वही पूरे सारे के अक्रॉस आएगी, वो 6 आई थी, तो 12 माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आती है, तो V इज इक्वल टू IR, आई आपको 2 दिया हुआ है, 2 ही आपका रेजिस्टेंस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा 4 आया, तो इसके अक्रॉस आपकी वोल्टेज कितनी आ गई 4 ओम, ठीक है। तो 12 माइनस 6 माइनस 4, इस सारे को सॉल्व करोगे आपके पास वोल्टेज अक्रॉस R1 कितनी आ गई 2 ओम। अब आपको निकालनी है R1 की वैल्यू, R1 क्या हो गया V अपॉन I, वोल्टेज आपने अभी निकाली 2 है, करंट इसके अक्रॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 एम्पीयर, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 ओम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करोगे, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। ये सेक्शन ई का 37वां क्वेश्चन है। ए एक्स वाई एम, ये सारे आपको नाम पूछना है, ठीक है। ए जब वाटर के साथ करे तो कास्टिक सोडा बनाएगा, ठीक है। ये देखो ये सारे क्वेश्चन है आपको। अब आपको इन सबके डिराइव द नेम्स, और इसका बी और सी है, इसका टेस्ट बताना है जेड का, ठीक है। सबसे पहले आपको ए देख रहे हो, ए आपका क्या है NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, तो NaCl फर्स्ट, ए क्या है आपका NaCl, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ आंसर, ए इज इक्वल टू NaCl। वाई क्या है आपका क्लोरीन गैस, ओके। NaCl डालते हो तो आपका एक्स क्या NaOH कास्टिक सोडा, और वाई हो गया आपका क्लोरीन गैस, और जेड क्या हो गया आपका हाइड्रोजन। आपको नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है जेड हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एम पूछा हुआ है, एम कहाँ है यहाँ पे है, तो NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो आपका सोडियम पॉजिटिव होगा, और कैथोड है ना, कैथोड में मैंने आपको करवाया टी जैसे डलता है, तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आता है। एनोड आपका क्या होगा Cl नेगेटिव, तो एम हो गया आपका Na, और वाई हो गया आपका Cl। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है पी, पी क्या है आपका सोडियम इथोनेट, ठीक है। सोडियम CH3 COON, सोडियम इथोनेट, ये आपका हो गया पी। और आपका आर पूछा हुआ है, आर क्या है आपका एसिड ईस्टर बनेगा, एसिड प्लस योर, ये आपका सोडियम है ना, सोडियम ईथर, तो आपका ईस्टर बनेगा, ओके। CH3 COO C2H5, ये आपका ईथर बनेगा, ओके। नेक्स्ट हम इसी का आपसे पूछा है कि जेड, जेड क्या है आपका हाइड्रोजन, ओके। जेड को टेस्ट करने की आपकी एक्टिविटी पूछी हुई है। जेड को टेस्ट करने की आप क्या एक्टिविटी करोगे, जेड आपकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी बर्न विद द बर्निंग मैस्टिक पे पॉपिंग साउंड आती है, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने जिंक के ग्रैन्युल्स डाले, एसिड डाला कोई भी, फॉर एग्जांपल एसिड डाला, उसकी आपने एक वाटर बाथ में पास ऑन करी, यहाँ से बबल्स आए गैस के, उसको आपने हाइड्रोजन गैस आई है जो सी, इसको बर्निंग मैस्टिक लेके गए, इट विल बर्न विद द पॉपिंग साउंड, ये इसकी एक्टिविटी है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एक और में पार्ट दिया हुआ है, नेम द प्रोसेस XYZ वाला, जो ये सबसे पहला ऊपर वाला प्रोसेस था, इसका आपने नेम प्रोसेस बताना है, तो कौन सा प्रोसेस है सबको बताइए, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन और एल्कली NaOH आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट द शूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग शेड टुवर्ड्स द सनलाइट, और जब टच मी नॉट को वो टच करते हैं तो फोल्ड हो जाता है, तो इसका रीजन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेस, बेंडिंग ऑफ शूट्स इन द प्लांट्स इन फिगर ए, ठीक है। यहाँ पे ए फिगर है ये आपकी, ठीक है, और बी फिगर में आपकी ये फ्लावर लीफ दी हुई है, उसको टच मी नॉट कहते हैं, तो इसके रीजन पूछे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो, इन दोनों का आंसर क्या है आपका रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है। कॉज क्या है रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जो इसमें स्टिमुलाई है दे विल बिहेव टू दैट, ओके। सी पार्ट में पूछा हुआ आपकी रीजन, कंपेयर करना है आपको रीजन, कंपेयर द रीजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओवरी एश ओव्यूल विद द मूवमेंट ऑफ शोन इन पार्ट ए, ठीक है। जो ओवरी में जो आपने पॉलिनेशन वाला देखा हुआ है, जो फ्लावर में ओवरी में जो पॉलन ट्यूब आते हैं उसमें, और जो फर्स्ट ऊपर है लीव्स को जब टच करते हैं, इन दोनों में मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट आपका है वो रिएक्शन है
ड्यू टू द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, जो आप ये वीडियो ऊपर सबसे पहली फिगर ए में देख रहे हो, ये वाली फिगर में, ठीक है, ये इसका रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। और दो टर्म्स है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, जो बेंडिंग ऑफ लीफ का आ रहा है, बेंडिंग हो रही है ये लीव्स की, जो इस फिगर में बनाई है, दिस इज ड्यू टू फोटोट्रॉपिज्म, की लाइट जहां आ रही है वहां पे ऑक्सीजन होता है, केमिकल जो शूट्स में प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है, और वो उस तरफ रिलीज होने के कारण ग्रोथ ऑफ द प्लांट को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो ये मूवमेंट है, दिस इज ड्यू टू द फोटोट्रॉपिज्म। और जो आपका ये मूवमेंट हो रही है, दिस इज ड्यू टू कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, पॉलन ट्यूब्स में जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज ड्यू टू द कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है कि आपकी पॉलिनेशन के बाद जो मूवमेंट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, उसके कारण आपकी ओव्यूल आपका मूव ऑन करता है ओवरी में, ताकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होकर आपका जाइगोट वगैरह प्रोसेस आगे रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट पूछा हुआ है आपसे, डी पार्ट है कि बी की जो मूवमेंट हो रही है, जो ये वाली टच मी नॉट की मूवमेंट हो रही है, उसको प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं उसके साथ कंपेयर करो। तो बोथ इन दोनों में आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ये पॉसिबल है। जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में एक स्पेशल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनके कारण वो मूव करते हैं बॉडी पार्ट्स। लेकिन जो यहाँ पे आपका है, दिस इज नॉट ड्यू टू द टच मी नॉट वगैरह में, ये आपका टिश्यूज के कारण नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण आपका प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मूवमेंट आती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका 39, ये देखो आप एक डायग्राम बनाया हुआ है आपका टेलीस्कोप का, ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आपको इमेज बतानी है, कौन सी इमेज बनेगी। यू कैन सी कौन सी इमेज बन रही है आपकी, रियल इमेज, ओके, टेलीस्कोप में कौन सा इमेज बन रही है, रियल इमेज। मिरर कौन सा है आपका, कनकेव मिरर, ओके, कनकेव मिरर। नेक्स्ट आपसे है सी और डी पार्ट में, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ऑप्टिकल डिवाइस में जो ये प्लेन मिरर है, जो ऑप्टिकल ये है प्लेन मिरर है आपका, ये कौन सा लगाया हुआ, बट एक्सप्लेन द रीजन, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, टाइप ऑफ लेंस और मिरर दैट इज यूज्ड एट द आईपीस। आईपीस होता है तो उसके पास कौन सा लेंस यूज करा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि सारी लाइट्स आपकी आईपीस पे कंसंट्रेट हो सकती है, ठीक है। तो इसका लेंस कौन सा आपका, कन्वर्जिंग, ओके। नेक्स्ट इससे पूछा हुआ है और में पार्ट है कि प्लेन मिरर का क्या रोल है। जो प्लेन मिरर है दैट विल, फर्स्ट इसका रीजन है ये सारी की सारी आईपीस पे लाइट को कंसंट्रेट करता है, ठीक है, आईपीस पे लाइट को कंसंट्रेट करता है। सेकंड इसका है जो इमेज बना रहा है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, दैट इज द रोल ऑफ द प्लेन मिरर। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।